बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो 12 लाख तक आय पर टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और इस तरह से 12,75,000 तक आय टैक्स फ्री हो गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान बजट का माना जा रहा है। इसके साथ साथ सालाना आमदनी अगर 24 लाख है तो 1,10,000 का फायदा आपको होगा और वहीं सालाना आमदनी 20 लाख तो 90,000 का फायदा होगा। अब ये सेविंग आपकी कितनी हो रही है, ये कितना फायदा हो रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। सालाना आमदनी अगर आपकी 16 लाख है तो 50,000 का आपको सीधे सीधे इस छूट से फायदा होने जा रहा है। तो भाई सालाना आमदनी अगर 12 लाख है तो 80,000 का फायदा आपको होगा। इसके साथ साथ सालाना आमदनी 11 लाख है तो 65,000 का आपको फायदा होगा, यानी कि आपकी जेब में जो राहत है वो 65,000 की होगी, आपकी ये सेविंग होगी। और सालाना आमदनी आपकी 10 लाख है तो 50,000 का सीधे सीधे फायदा न्यू टैक्स रिजीम में है। जो टैक्स में छूट दी गई है उससे फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये सैलरी क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी राहत है। सालाना आमदनी अगर 9 लाख आपकी है तो 40,000 का आपको फायदा होने जा रहा है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, जरा उनसे भी जान लेते हैं कि इस बजट को किस तरह से वो देख रहे हैं। संदीप गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, सुमित गर्ग प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हाईलाइट्स हैं आज के बजट की? इस बजट में या इस तरीके से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही अच्छा बजट है। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ है वो इस साल हुआ है, तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और जिस तरीके से सरकार ने, लोग सोच रहे थे कि 8 से 10 लाख रुपए के बीच में हम लोग करने वाले हैं, बट 8 से 10 लाख रुपए भूल जाइए, 12 लाख रुपए तक का आपको इनकम टैक्स पे छूट मिलेगी। ये बहुत बड़ी फायदे वाली बात है। 70,000 रुपीज से लेकर के 1.1 लाख रुपीज तक का हर कस्टमर को, हर एम्प्लॉय को, सेल्फ एम्प्लॉयड को बजट पे छूट मिल रही है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके से पूरे सरकार ने जो 2047 का अपना ध्येय रखा हुआ है, जब इंडिया 100 साल कंप्लीट कर लेगी इंडिपेंडेंस के, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा बजट बनाया हुआ है। हमको लगता है इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है आम नागरिक के लिए। और जो जनसंख्या अगले 3 से 5 साल में 12-15 लाख 20 लाख रुपए बनाने वाली है, उन सबके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया बेहतर बजट अभी तो नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसके रेफरेंस में। सुमित गर्ग जी, अर्थशास्त्री को तो काफी पसंद आया बजट, आप विपक्ष के तौर पर इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? सुमित जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगी। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। रोशन, जरा जयपुर के लोगों से बात कीजिए, आप कहां पर हैं ये बताइए, और वहां पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं बजट को लेकर? रोशन भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। संदीप, एक बार फिर आपका रुख करें। आपने कहा कि जो न्यू टैक्स रिजीम है, मैं आपका, सुमित जी ऑडियो ठीक करा रही हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि लगातार अब लोग पूछ रहे हैं कि तो ये सब कुछ जो राहत है वो ओल्ड न्यू रिजीम में ना लेकर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें है, तो ओल्ड का क्या हुआ फिर उस रिजीम का? ओल्ड में तो वैसे ही रहने वाला है अभी, क्योंकि सरकार बता भी रही है ना कि 1.5 लाख रुपीस तक 80C में और 80D में 50,000 रुपीस तक। तो वो सरकार का मेन एजेंडा क्या है कि कस्टमर के पास में या एम्प्लॉय के पास में या मिडिल क्लास के पास में ज्यादा पैसा, डिस्पोजल इनकम होनी चाहिए। जब डिस्पोजल इनकम ज्यादा होगी तो आपको भी पता है कि कस्टमर जाएगा, एम्प्लॉय जाएगा, आम नागरिक जाएंगे, मार्केट में कुछ खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स देंगे और ये सारी चीजें हैं। तो कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। तो ओल्ड रिजीम ऐसे ही होने वाला है, लेकिन फिर भी आप ये देखो 12 लाख रुपए तक तो आपको कुछ टैक्स देना ही नहीं है। आप अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो भी आपको 1.5 लाख रुपीज प्लस 50,000 रुपीज एनपीएस तक मिलता है। वो वहां पर आप अच्छी चीजें कर सकते हो। नए टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको 12 लाख रुपए तक का एक भी पैसा देना। तो ये दोनों चीजें जो बनाया हुआ है सरकार
सरकार ने, अगर आपको लगता है कि आपको एनपीएस में, पीपीएफ में, ईपीएफ में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, इसमें पैसा बचा करके आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। आपको लगता है हम इन सब चीजों से नहीं चक्कर में पड़ना चाहते, सीधे हमको 12.75 लाख रुपए की कैटेगरी में चीजें लेकर आ जाए, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस बढ़िया बजट के लिए एक ही चीज मुझे लगती है सरकार की, कि जो सरकार चाहती है कि मार्केट में ज्यादा पैसा अवेलेबल हो। संदीप गुप्ता जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मतलब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स चुकाता हूं, तो मुझे बताइए मैं किधर मूव करूं? मैं ओल्ड रिजिम की तरफ करूं या न्यू रिजिम की तरफ करूं? देखिए, ये कस्टमर की अपनी चॉइस है। अगर मैं रहूंगा तो अभी तो न्यू रिजिम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर फाइनेंशियली एजुकेटेड हूं तो मेरा एक ही मतलब रहेगा कि इस समय में कैसे आगे अपना पैसा ज्यादा बढ़ा सकूं और हमारे पास डिस्पोजल इनकम कैसे आ जाए। तो मैं अगर अपना पीएफ में, पीपीएफ में, एनपीएस में, इंश्योरेंस में इसमें पैसा नहीं डालना चाहता हूं, तो मैं अभी न्यू रिजिम में जाना चाहूंगा। इससे दो फायदे होंगे। ओल्ड रिजिम वाले लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ताकि थोड़ा पैसा सुकन्या समृद्धि में, वात्सल्य सेवा में, पीपीएफ में, अभी केसीसी के बारे में बताया, तो वहां पर चीजें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। तो दोनों तरीके से आप सोचो कि आप कौन सी टैक्स ब्रैकेट में हो। अगर 6, 7, 8 लाख रुपए बचा रहे हो तो आपका क्या है, 12 लाख रुपए बचा रहे हो, 15 लाख रुपए आप बना रहे हो, तो आपको अपने सीए के साथ में बैठना चाहिए और उसके साथ में कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बढ़िया है कि न्यू रिजीम बढ़िया है। इसके लिए आपका ही दिमाग लगना चाहिए और आपके लिए संदीप गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आपका जो सालाना इनकम है उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ओल्ड रिजीम अच्छा है या न्यू रिजीम अच्छा है, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आप कौन सा रिजीम चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। प्रताप राव भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। प्रताप राव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विपक्ष से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया बेहद बहुत जानना जरूरी है और हर एक सेक्टर की बात हम आपसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, चूंकि ज्ञान को लेकर कहा गया था फोकस है, तो मुझे बताइए किसानों के लिए इसमें क्या दिखता है, युवाओं के लिए इसमें क्या दिखता है और निवेश के लिए क्या दिखता है, अगर आप 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो बजट में? देखिए, पहली बात तो किसानों के लिए सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसे 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है और उसमें पर्याप्त धन की, लगभग 1.5 लाख करोड़ की धन की भी व्यवस्था की है, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जिस तरह से खेती में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश हुई है वो क्रेडिट कार्ड से शो करती है। साथ में ही स्किल सेंटर बनेंगे, किसानों को स्किल से जोड़ने के लिए, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उनको स्किल्ड किया जाएगा, जिससे टेक्नोलॉजी का यूज हो खेती में और खेती के उत्पादन बढ़े, किसानों को लाभ हो, इसकी पूरी कोशिश होगी। ये एक बहुत बड़ा किसानों के साथ किया है। साथ में जो युवाओं के लिए आपने कहा है कि युवाओं के लिए इस बार लगभग 78 लाख नए जॉब्स क्रिएट करने का जो एक लक्ष्य तय किया गया है और वो एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करके और स्टार्टअप्स को मजबूत करके, स्वरोजगार को मजबूत करके जॉब्स क्रिएट करने की जो सरकार की योजना है वो एक बहुत बढ़िया, इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जैसे सरकार ने बहुत ही माइन्यूटली, जब वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पेश किया है तो निश्चित तौर पर यह ध्यान रखा है कि जिस ग्रोथ रेट को उनको आगे ले जाना है, उस ग्रोथ को रेट को रखने के लिए किस किस सेक्टर में काम किया जाना चाहिए। और लंबे समय से ये चर्चाएं थी और सभी जगह कि एमएसएमई और कृषि पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसने हमें सपोर्ट भी किया है। पिछले साल की अगर मान लो आर्थिक समीक्षा को देखते हैं तो आर्थिक समीक्षा में भी आया है कि कृषि और एमएसएमई सेक्टर को जैसे ही थोड़ा सपोर्ट होता है तो वहां ग्रोथ दिखाई देती है और वहां से जॉब्स क्रिएट होते हैं, जो कि हमें कोरोना के बाद भी दिखाई दिए कि सबसे ज्यादा जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में हुए हैं। तो इसलिए सरकार ने उसका ध्यान रखते हुए पूरी की पूरी तरह से सहायता की है। निश्चित तौर पे विकसित भारत के लक्ष्य ये बजट आपको नजर आ रहा है। सुनील गर्ग जी,